कहां तक हुआ था कल? एक बार कॉपी देना। अच्छा, शहरी विकास करवाना था ना, नगर प्रशासन, नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन, जैसे आपने पंचायती राज पढ़ा, जो एक स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण स्वरूप था, वैसे ही नगरों के अंदर भी स्थानीय स्वशासन का एक स्वरूप है, जिसे हम नगरीय स्वशासन या नगर पालिका संस्थान के नाम से जानते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है इसको, नगर पालिका संस्थान। अब देखो, इतिहास क्रम में अगर हम देखें तो हमारे पास में, जैसे हमने पंचायतों को देखा, तो पंचायती जो साक्ष्य हैं वो इतिहास में हमें, अगर हम प्राचीन इतिहास से शुरू करते हैं तो हमने देखा था कि वैदिक काल में हमारे पास में 3 संस्थाएं थीं: सभा, समिति और विदत। फिर हमने देखा कि भाई जैन धर्म बौद्ध धर्म काल में भी हमारे पास में गांव नाम की इकाई है, मौर्य काल में भी है। हमने देखा कि भाई चोल काल में पंचायती व्यवस्था को सबसे ज्यादा सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। फिर मध्यकाल में भी हमने देखा कुछ पद ऐसे मिले जिससे हमें यह प्राप्त हुआ कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व वसूली के लिए कुछ पद हुआ करते थे, जैसे खुत है, मुखदम है, चौधरी है, ऐसे पद थे। ऐसे ही नगर की बात करें तो भारत में ऐसा नहीं है कि भाई नगर जो है कोई नई परंपरा रही है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास को देखें तो भारतीय इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। ये तो क्या है कि बाद में ब्राह्मणवाद आने के बाद में इसकी मट्टी पलीत हो गई भारतीय इतिहास की। नहीं, भारतीय इतिहास बड़ा श्रेष्ठ हुआ करता था। आप ये देखो कि 3250 ईसा पूर्व, मतलब आज से लगभग 7-8 हजार साल पहले की अगर अपन बात करें तो हमारे पास नगर थे यहां पे, और उन नगरों में हम व्यापार करते थे। मतलब हम मणके बना रहे हैं, हमारे पास श्रृंगारदान है। मतलब जो लिपस्टिक आज इतनी पॉपुलर हो रही है, उस जमाने में सिंधु घाटी में लोगों के पास में काजल, लिपस्टिक, सौंदर्य के साधन थे। पुरुष और महिलाएं समाज में बराबर का दर्जा था, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच कुछ नहीं। संपत्ति में महिलाएं भी बराबर हकदार थी, सामाजिक रूप से महिलाएं भी बराबर भाग लेती थी। ये तो हमारा बेड़ागर हुआ ब्राह्मणवाद आने के बाद में, उसके बाद में पतन शुरू हो गया। तो हम जब नगर बसा रहे थे, जब हमारे पास नगर थे, तब विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में पाषाण काल चल रहा था। खासतौर से यूरोप, जो पूंजीपतियों का गढ़ है, वहां पे लोग नग्न अवस्था में, बंजारा अवस्था में, कंदराओं में, गुफाओं में रहते थे, और हमारे यहाँ पे नगर व्यापार करते थे हम। यहां भी अगर हम नगर के साक्ष्य देखें तो हमें भारतीय इतिहास में पहली जानकारी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता जिसके अंदर आयोग आयोग कब चल रहे थे? आयोग कौन सा चल रहा था? पंचायती राज ही तो चल रहा है। आप पाषाण काल में जी रहे हो, मॉडर्न टाइम चल रहा है यहाँ तो। आयोग हुए होंगे बीच में पहले। अभी तो भैया काफी टाइम से क्लास की जो चल रही है वो स्थानीय स्वशासन की चल रही है। तो हमारे पास में जैसे विश्व की पहली ज्ञात, भाई आपने 10वीं तक हिस्ट्री पढ़ी होगी, आगे हो सकता है कि आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया हो, लेकिन वहां तक अगर आपने पढ़ा तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पढ़ा होगा आपने। ये विश्व की पहली नगरीय सभ्यता है। वहां पे अगर आप देखोगे तो पक्के भवन मिलते हैं, 2 मंजिला भवन मिलते हैं, कारखाने मिलते हैं, सड़कें मिलती हैं, जल निकासी की व्यवस्था है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन लोगों को कितना एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी जो आज यूज में ले रहे हैं, कि नाली बनाई, उसमें एक सोखा गर्त बना दिया, भारी कचरा होगा डंप हो जाएगा, उसको निकाला बाहर, करा खाली, बात खत्म, पानी एकदम फ्लो के साथ, नाले चौक नहीं हो रहे। घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते, गलियों की ओर खुल रहे हैं। मुख्य सड़क की ओर खुलेंगे, टावर बाहर निकल गया, एक्सीडेंट हो जाए। आज भी हम मुख्य सड़क की ओर घर के दरवाजे रखते हैं क्या? गली में रखते हैं। हाँ, अगर आप व्यापारी हो, आपका कारखाना है, आपका वेयर हाउस है, आपका डंपिंग यार्ड है, तो आपका गेट सड़क की ओर खुलेगा। गली में तो नहीं रखोगे, ट्रक नहीं आएगा, ट्रैक्टर नहीं आएगा, पच जाएगा, ट्रैफिक जाम होगा। तो आप देखो कितनी उच्च तकनीक उन लोगों के पास थी। लेकिन हमारे साथ विडंबना क्या है? हमारे साथ विडंबना यह है कि हम उसको पढ़ नहीं पाए, सिंधु घाटी सभ्यता को, क्योंकि उसकी लिपि जो है, चित्राक्षर, उसके अर्थ क्या है वो हम समझ नहीं पाए। लेकिन उस समय भी हमारे पास में नगर थे, जैसे चौंदड़ो था, रोपड़ था, लोथर था, सुरकोतड़ा था, आपके यहाँ कालीबंगा, कई नगर मिलते हैं हमको, नगर के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन जहां से हमें अध्ययन की जानकारी हुई व्यवस्थित तरीके से, जिस इतिहास को हम पढ़ पाए, वो था हमारा मौर्य काल। तो महाजनपद काल, 16 महाजनपद थे हमारे पास में, जिनका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलता है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है? भगवती सूत्र। ये जो महाजनपद युग है जिसमें 16 महाजनपद थे, उनमें सबसे पॉपुलर, सबसे ताकतवर युग कौन सा बना? कौन सा जनपद बना? मगध। क्योंकि मगध क्या हो गया? सेंटर हो गया शक्ति का। महाजनपद व मौर्य काल। मौर्य काल में उज्जैन, श्रावस्ती, कौशांबी, पाटलिपुत्र
जैसे मुख्य नगरों की जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। तो कहां थे अपन, क्या टॉपिक चल रहा था, दिमाग और खराब। मौर्य काल। हाँ। तो अब देखो, मौर्य काल की अगर हम बात करें तो यहां पे अलेक्जेंड्रिया का एक शासक है, सिकंदर। इधर सिकंदर आ रहा है भारत में, और मगध में शासन है नंदवंश का। माना जाता है कि वो उस समय का सबसे धनाढ्य साम्राज्य है, और उसके शासक का नाम है धनानंद। और इतना घमंडी, इतना अहंकारी है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता। इसी समय एक व्यक्ति है जो समाज सुधार का काम कर रहा है, जागृति का काम कर रहा है, वो है कौटिल्य, चाणक्य। विष्णुगुप्त नाम है वैसे उसका, वैसे उसे मल्लीनाथ भी कहते हैं। वो सामाजिक सुधार की बात कर रहा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो तीन चीजें, एक विश्व विजेता बनना चाहता है, एक पूरे विश्व का धन संचित करना चाहता है, और एक अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहता है। इसका मतलब कि आपके पास में ऐसे श्रेष्ठ स्थान हैं कि आप पूरी विश्व की संस्कृति से परिचित हो, जुड़े हुए उससे, आपके पास ज्ञान अथाह है, इस लोक का भी है और इससे बाहर जो भी है उसकी जानकारी भी है। मतलब आपके पास में उन विषयों का ज्ञान है जो आपको विज्ञान की ओर विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे में जब चंद्रगुप्त मौर्य आता है तो उसके दरबार के अंदर यूनानी जो दार्शनिक हैं उन लोगों का पक्ष जो है वो बढ़ जाता है। तो यहां एक व्यक्ति है मेगस्थनीज, जिसने पुस्तक लिखी इंडिका। वहां से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में नगर व्यवस्था बड़ी श्रेष्ठ थी। मतलब वो इतना श्रद्धापूर्ण तरीके से भारतीय साम्राज्य का वर्णन करता है कि उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अगर कमी है तो उसने कमी बताई है। उसने साफ कहा है कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता। क्यों? क्योंकि भारतीयों का इतिहास जो है वो किसी न किसी दुर्भावना से ग्रसित है। अब कोई लेखक अगर लिख रहा है तो वो क्या करेगा? वो किसी न किसी चापलूसी करेगा, किसी न किसी को खुश करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारे इतिहास में क्या है, एक तो भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं, वास्तविकता से थोड़े हम हटे हुए हैं। कुछ मुगल या मध्यकाल के जो इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ स्पष्ट लिखने का प्रयास किया, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। आधुनिक काल में भी कुछ लेखकों ने लिखने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। तो कहीं ना कहीं शासक जो वर्ग है उसका प्रभाव रहा है इनके लेखन में। लेकिन 100% झूठ भी नहीं लिखा उन्होंने, कुछ सही भी लिखा है। जैसे अभी मोदी युग चल रहा है, इस युग में आप देखो, आज कोई लिख सकता है, सरकार की आलोचना कर सकता है। जैसे अभी रेलवे का पेपर, बेचारे बच्चे सेंटरों पे चले गए, अंदर एंट्री हो गई, पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा। अब कोई कहते हैं मोदी सरकार की है नाकामी। ऐसे कैसे नाकामी? देव पुरुष, अवतारी मानव, ऐसे कैसे? इसके पीछे भी कोई ना कोई सृष्टि का कोई ना कोई मतलब रचना चल रही होगी। हो सकता है कि वो नए ब्रह्मांड की रचना में लगे हुए हों। उस समय पेपर इतना जरूरी नहीं था, एक नए गोले का आविष्कार जहां पे विकास करना है। अलग अलग भ्रांतियां हैं। तो कोई पत्रकार आलोचना नहीं कर रहा, मुद्दे कुछ और ही चल रहे हैं। लेकिन यहां मेगस्थनीज ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा इंडिका में कि नगर व्यवस्था बड़ी ही व्यवस्थित थी, बड़ी सुचारू थी। तो मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज ने इंडिका इंडिका में इंडिका में मौर्य
नगर व्यवस्था की प्रशंसा की। और इसने क्या कहा? इसने कहा कि मौर्य काल में नगर संचालन हेतु, नगर शासन संचालन में 6 समितियां होती थी, जिनमें 5-5 सदस्य होते थे। 5-5 सदस्य थे, मतलब एक समिति में 5, 6 में कितने हो गए? 30। मतलब 30 लोग एक नगर की व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। तो आज आप नगर निगम देखते हो, महानगर निगम है, आज अपना नगर निगम क्या कर रहा है? आपके शादी ब्याह के रजिस्ट्रेशन वगैरह, जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन वगैरह, साफ सफाई के काम, जनगणना संबंधी सहयोग देना, यही तो काम कर रहा है। वो भी यही काम करते थे उस समय, बाकायदा रजिस्टर थे, बाकायदा उल्लेख किया जाता था। लेकिन बाद में व्यवस्था लच्चर हो गई। खंड विकास अधिकारी को देते हैं और क्लास कंटिन्यू रहती है। अब कभी लाइट चली जाए तो उसका क्या करें? हम तो अवतारी पुरुष है नहीं ना, बिजली तो हमारे हाथ में है नहीं, कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये 6 समितियां जो हैं, ये क्या कर रही है? एक नगर का प्रशासन चला रही है। आधुनिक समय में नगर की आवश्यकता क्यों पड़ी? ब्रिटिशर्स आ गए। अब खासतौर से ब्रिटिशर्स नहीं, आप यूरोपियन कह सकते हो। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हो रही है? यूरोप में। अब अगर आपके पास उद्योग है, इसका मतलब आपके पास नगर है। अब यूरोप में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सब भारत आए। ब्रिटिशर्स यहां पे टिक गए। क्यों टिक गए? क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट पे काम करती है। निजी कंपनी है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो। यहां वो व्यापारी बन के आए थे, लेकिन बाद में ये शासक बन गए। अब उन्हें शासन चलाना है। अब जहां जहां वो रहेंगे, आज भी आप देख लो, यूरोपियंस जो है साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं। अपनी तरह नहीं है, खाना खाया, पैंट के हाथ पोंछ लिया, हाथ धो के, है ना, या सीधा ही शवड़ का हाथ का नहीं, वो रुमाल रखेंगे, टिश्यू पेपर रखेंगे, जो भी है। कारण उन्हें ये पता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कार्य कोई और करेगा, कोई और करेगा, तो ये वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज है। एक आदमी कागज उठाने में समय खराब करेगा, इससे बढ़िया कोई और काम करेगा तो उत्पादन होगा। तो अगर मैं कर रहा हूं तो मैं इसको उचित जगह पर डाल दूं, जहां से सीधा उठाया, असेंबल किया, फ्री। उन्होंने क्या किया? नगरीय व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया। और भारत में पहली बार आपको मद्रास नगर परिषद देखने को मिलती है। मद्रास नगर परिषद ये आधुनिक समय का पहला नगरीय संस्थान है जो नगर संचालन का काम कर रहा है। कब? 1687 में, सर्वप्रथम। तो आधुनिक युग में सबसे पहले नगर व्यवस्था संचालित करने के लिए मद्रास नगर परिषद की स्थापना की गई। कब? 1687 में। अगर बात करें राजस्थान, तो अब आप बताओगे राजस्थान में कौन सा एपिक सेंटर हो सकता है जहां पे नगर व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया होगा ब्रिटिश सरकार ने या अंग्रेजों के द्वारा? अब पॉलिटिकल एजेंट की रेजिडेंसी अजमेर, लेकिन ये अपने आनंद मौज उसके लिए कहां जा रहे हैं? इनके 2 मुख्यालय थे, आबू। इन्होंने आबू के अंदर नगर पालिका स्थापित की, अजमेर में नहीं करी, पहले आबू में करी है। क्यों? क्योंकि आबू सिरोही वाला जो क्षेत्र है, वहां अगर आप देखोगे तो उसका अपना एक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय एक अलग ही उसका एक ओरा है। मतलब वो पर्यावरण के प्रति भी जागरूक है, क्षेत्रीय आधार पे भी, सांस्कृतिक आधार पे भी, सामाजिक आधार पे भी, धार्मिक आधार पे भी। तो उन्होंने राजस्थान में सबसे पहले 1867 में, 1867 में, 7 में राजस्थान में सर्वप्रथम आबू नगर पालिका की स्थापना हुई। आबू शीतकालीन राजधानी भी है, नगर पालिका की स्थापना, सॉरी ग्रीष्मकालीन नगर पालिका की स्थापना की गई। हिल स्टेशन है। अरे भाई साहब, खंड स्तर का ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, नगरीय शासन आ गया, पंचायतों में अटके हुए। अच्छा, पंचायत पढ़ा रहा था तब राज्यपाल में अटके हुए थे। तो चलना पीछे है, आगे नहीं जाना है। हाँ, वही आबू, माउंट आबू सिरोही। अब आबू के बाद में क्रमशः राजस्थान के कौन से क्षेत्र हैं जहां पे नगर पालिकाएं स्थापित की गई? क्रमशः
अजमेर, आबू के बाद कहां, अजमेर में, फिर ब्यावर में, फिर उसके बाद में जयपुर, जयपुर में स्थापना हुई। सबसे पहले कहां, आबू, आबू के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद जयपुर, यह क्रम है। और राजस्थान के एग्जामों में ये क्रम वाले प्रश्न जो हैं ये हमेशा पूछे जाते हैं, क्रम और सुमेलित करना। बता लिया। अब इसके बाद में राजस्थान की पहली निर्वाचित नगर पालिका, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित नगर पालिका कौन सी है, ब्यावर, ब्यावर पहली निर्वाचित नगर पालिका है। और राजस्थान का पहला नगर निगम, प्रथम नगर निगम जयपुर है, जयपुर है। ऐप को ऑफ करो और वापस चालू करो, क्लास लाइव चल रही है। तो नगरीय प्रणाली जो है, नगरीय व्यवस्था जो है मध्यकाल में भी थी, ऐसा नहीं कि मध्यकाल में नहीं थी, मध्यकाल में थी, तभी तो यहाँ पे यूरोपियंस आए, वो आकर्षित हुए। और हमारे यहाँ का रेशम पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ के मसाले पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन मध्यकाल के नगरों की बात क्यों नहीं की जाती? मध्यकाल के नगरों की बात इसलिए नहीं की जाती क्योंकि वो नगर जो हैं, उन नगरों की महत्वता जो है वो पर्टिकुलर एक धर्म आधारित केंद्र के रूप में है। जैसे अगर आगरा सिकंदर लोधी बसा रहा है, फतेहपुर सीकरी अगर अकबर बना रहा है, तो उसके इतिहास के पीछे कई भेद हो जाएंगे, द्वंद्व पैदा हो जाएंगे। और तुम जानते ही हो भारत में धार्मिक उन्माद और द्वंद्व पैदा होना कोई बड़ी बड़ी बात है नहीं। अब अगर बात करें तो आप इतिहास के अंदर अकबर को भी पढ़ते हो, महाराणा प्रताप को भी पढ़ रहे हो, जयमल पत्ता, कल्ला राठौड़, कई व्यक्तियों को पढ़ते हो। अकबर वो व्यक्तित्व था जो अनपढ़ था, लेकिन वो 50 साल राज करके गया। पूरे शासक वर्गों में, शासक इतिहास में अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसको आजकल हम कहते हैं मूर्ख बादशाह, क्यों? क्योंकि वो अपने समय से आगे की सोचता था, दूरदर्शन। सारी चीजें हो रही हैं आज, ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये कह दो कि उसका भाग्य खराब था। अब वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे जैसे अकबर की बात आती है तो अकबर मीना बाजार लगाया करता था, देश विदेश व्यापारी आते थे वहां पे। लेकिन अब उसके पीछे कहानी ये जुड़ गई, भाई देखो मार्केट में कौन जाएगा? व्यापारी। खरीदार कौन होगा सबसे ज्यादा? महिला। घर का, खुद का, महिलाएं जाएंगी। पुरुष बहुत कम मिलेगा आपको बाजार में, महिला मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि वो खरीदारी में एक्सपर्ट है, क्योंकि उनमें सब्र होता है, सहन शक्ति होती है। एक एक टमाटर को चारों तरफ से यूं देख कर, तो बढ़िया है, इनको अपने दूरबीन नहीं दे रखी, तो दूरबीन से और देखें, छोटा मोटा भी अगर कोई कहीं टिचकिया भी दिख जाए तो फिर भाव कटाना, खून पी लेती है अगले का। अब महिलाएं जाती थी, उसके साथ कहानी ये कि भाई अकबर खुद महिलाओं के भेष में आता था, महिलाओं के साथ छेड़खानी करता था, मीना बाजार बंद हो गए। अब देखो इसमें दो पहलू आते हैं। एक पहलू, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में शासक हमेशा भेष बदल के बाजार में जाता था, सब जाते थे। क्यों? क्योंकि व्यापारी कहीं भाव तो नहीं बढ़ा रखा है, व्यापारी कहीं तोल में कमी तो नहीं कर रहा है, ये काम सबने किए हैं। और बाजार प्रणाली को सुदृढ़ करने वाला व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। बुरा वो भी है, मैं ये नहीं कहता कि इतिहास में अच्छे थे, बुरे होंगे, बर्बर थे, क्रूर थे, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जो अच्छी दी वो तो हमें पढ़नी चाहिए। अंग्रेज भी क्रूर थे, लेकिन जो वो हमें देके गए आज वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर वो ब्यूरोक्रेसी नहीं देते तो आज आप नौकरी की तैयारी कर रहे होते क्या? अगर विभाग ही नहीं होते, आप नौकरी की तैयारी करते क्या? विभाग तो उन्होंने बनाए, नौकरियां तभी तो आई, तो कुछ अच्छा भी है। तो यहां अगर आप देखोगे तो यहां पे इतिहास क्रम के अंदर नगरों की महत्वता रही है। इन्हीं नगरों की महत्वता को आगे बढ़ाने के लिए हमने 74वां संविधान संशोधन प्रावधान किया।
हालांकि इससे पहले आप इतिहास क्रम में देख के आए हो, 64वां और 65वां संविधान संशोधन प्रावधान लाने का प्रयास किया था राजीव गांधी ने, लोकसभा में पास भी हो गया था, लेकिन फिर सरकार खत्म हो गई, राज्यसभा में पास नहीं हुआ वो, तो वो खत्म हो गया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के अंदर आता है फिर। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? नगर पालिका उपबंध से। नगर पालिका उपबंध। ये जो अधिनियम था इसे 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति मिली। पंचायती राज को स्वीकृति कब मिली थी? भूल गए पुराना? इसे लागू किया गया कब? इसे लागू किया गया 1 मई 1993 को। नगरपालिका प्रावधान का संवैधानिक उपबंध कहां है? यह है भारतीय संविधान के भाग 9 क में। इसका नाम ही, टाइटल ही क्या है? नगरपालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं भाग 9 क में, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? ये कुल 18 अनुच्छेद हैं जिनमें नगरपालिका प्रावधान किए गए हैं। कुल 18 अनुच्छेद। इसी प्रावधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई संविधान में, शामिल की। और इस अनुसूची में नगरपालिका के 18 विषयों का उल्लेख है। इसमें नगरपालिका के 18 विषयों का उल्लेख है। ये संवैधानिक प्रावधान है। हिस्ट्री भी तो दे रखी है आपके सिलेबस में, है ना? हाँ, नहीं है? खाली राजस्थान है? बढ़िया। इंडिया हिस्ट्री का एक भी पॉइंट नहीं है? फायदे फायदे फायदे। राजस्थान की हिस्ट्री होगी, इंडिया की नहीं होगी। अच्छा। राजस्थान में मॉडर्न हिस्ट्री है खाली। हम्म, है ही नहीं ना ना। और पूछ रहा था मैंने, सिलेबस इतना वैसे ही तुम्हारे इतना लेंथी दे रखा है? हाँ, मेरा हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। हाँ, क्या करेंगे इसमें? जितना छोटा एग्जाम होता है ना उतना खतरनाक होता है। कल से है ना? हाँ, कुछ नहीं, ये करवा दें बहुत बड़ी बात है। ये हो रहा है।
उतार लिया। अब देखो इसमें आपने जैसे पंचायत को देखा, कितने स्ट्रक्चर थे? 3। वैसे ही हम देखते हैं यहां पे नगर पालिका संस्थान को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, इसके भी स्तर कितने हैं? 3। सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? नगर पालिका। मध्य स्तर क्या कहलाता है? नगर परिषद। और उच्च स्तर क्या कहलाता है? मदन जी पढ़ाया, उसका टेस्ट कहां दोगे? टेस्ट डालते हैं आपके लिए, वो है नगर निगम। अब देखो आपने पंचायती राज पढ़ी, उसमें भी आपने क्या देखा? आधार जनसंख्या, पंचायत में कम से कम 3000, पंचायत समिति के अंदर कम से कम 1 लाख, और जिला परिषद में कम से कम 5 लाख, यही देखा था। यहां पे भी आधार वही है, जनसंख्या। क्यों? क्योंकि हमारे लोकतंत्र में या किसी भी लोकतंत्र में जनता को प्रतिनिधित्व देना है, तो एक जनसमूह निर्धारित किया जाता है ताकि एक पदाधिकारी एक निश्चित जनसमूह को प्रतिनिधित्व दे सके। अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका का मतलब वह क्षेत्र या क्षेत्र जिसमें जनसंख्या आधार क्या है? जनसंख्या आधार। ऐसा क्षेत्र जिसमें जनसंख्या आधार जो है वो 20,000 से 1 लाख तक है, 20,000 से 1 लाख तक क्या घोषित किया जाएगा? नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया जाएगा। अब इस नगर पालिका क्षेत्र को भी आप किसमें बांट दोगे? वार्ड, और वार्ड से क्या चुने जाएंगे? वार्ड सदस्य, और वार्ड सदस्य को कहा क्या जाता है? पार्षद। पार्षद ही होता है। और यह पार्षद जनता वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन करती है। और नगरपालिका का प्रमुख क्या होता है? क्या कहते हैं हम? नगरपालिका अध्यक्ष कहते हैं। तो नगरपालिका का प्रमुख क्या है? अध्यक्ष है। और ये अध्यक्ष जो है इसको कौन चुनता है? अध्यक्ष को चुने हुए सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर चुनते हैं। जो पार्षद चुने गए हैं वो चुनेंगे क्या? अध्यक्ष। और ये अध्यक्ष जो है वो एक पार्षद ही तो होगा, तो इसको चुने हुए पार्षद अपने में से बहुमत के आधार पर चुनते हैं। सरकारी अधिकारी कौन होता है? अभी 23-24 को पेपर है, किसका है? बस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर। अधिशासी अधिकारी कहलाता है, अधिशासी अधिकारी, ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नगर पालिका जनसंख्या आधार 20,000 से 1 लाख के बीच में। क्षेत्र को किसमें बांटा जाता है? वार्डों में। वार्ड के क्या चुने जाते हैं? सदस्य। क्या कहते हैं? पार्षद। कौन चुनती है? जनता, प्रत्यक्ष रूप से। और चुनाव में भाग कौन लेगा? वयस्क मतदाता लेगा। तो वयस्क मताधिकार से जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी। चुने हुए सदस्य जो पार्षद हैं वो अपने में से क्या चुनते हैं? नगर पालिका का अध्यक्ष चुनते हैं। इनका जो सरकारी अधिकारी है वो क्या है? अधिशासी अधिकारी है। कल से हैं क्या फॉर्म चालू? 21-23 से 21 से। अगर हम कहें नगर परिषद तो यहां पे भी क्षेत्र और इसका जनसंख्या आधार। तो वो क्षेत्र जिसका जनसंख्या आधार क्या है? 1 लाख से 5 लाख तक
तक जो जनसंख्या क्षेत्र है उसको हम क्या कहेंगे? नगर परिषद कहेंगे। ये भी किस में डिवाइड होगा? वार्ड में। यहां से भी क्या चुने जाएंगे? पार्षद। उनका भी चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन से। ठीक है। अब यहां पे जो मुखिया है, भाई सारी चीजें बार बार रिपीट करने से क्या मतलब, जो चीजें समान है। मुखिया क्या कहलाता है? नगर परिषद में कौन होता है? चेयरमैन। चेयरमैन। इसका सरकारी अधिकारी वही अधिशासी अधिकारी कहलाता है। पार्षद सेम तरीके से चुने जाएंगे। चुने हुए पार्षद अपने में से चेयरमैन चुनेगा। सारी प्रक्रिया सेम। फिर नगर निगम। क्षेत्र आधार जनसंख्या क्या है? 5 लाख से अधिक। 5 लाख से अधिक जो क्षेत्र होगा उसको क्या घोषित करेंगे? नगर निगम। किसमें बंटा हुआ होगा? वार्ड में। वार्ड के सदस्य क्या होंगे? पार्षद। पार्षद को कौन चुनेगा? वयस्क मतदाता। कैसे चुनेगा? प्रत्यक्ष रूप से। अब चुने हुए जो पार्षद हैं वो अपने में से क्या चुनेंगे? मुखिया। और इस संस्था का मुखिया क्या कहलाता है? मेयर या महापौर। क्या कहते हैं इसको? मेयर या महापौर। महापौर। सरकारी अधिकारी क्या कहलाएगा इसका? अधिकारी नगर निगम आयुक्त या नगर निगम कमिश्नर। आयुक्त या कमिश्नर। कल अपना ये वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चैप्टर बड़ा पूछे जाते हैं और अगर सिलेबस में दिया हुआ है तो मान के चलना एक प्रश्न 100% है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो अपने को करना है इसके जो प्रावधान जो संवैधानिक किए गए हैं वो क्या क्या है ना। चलो अब देखो 74वां जो संविधान संशोधन है, आज से फॉर्म भरने की डेट है ना। आज से फॉर्म भरने की डेट। आराम से तसल्ली से फॉर्म भरना, गलती मत कर देना, पहले बता दो, चाहे टाइम ले लो। और ये मैं सोचना कि अभी तो डेट पड़ी, आज तो चालू हुआ है। हमेशा कोशिश ये करो कि जब चालू होता है उस दिन या उसके नेक्स्ट डे फॉर्म भर दो, क्योंकि सर्वर एकदम बिल्कुल रिफ्रेश हुआ होता है। जैसे जैसे जाओगे वर्कलोड बढ़ता जाएगा और अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं राजस्थान वाले उनके पास में। मोस्टली लास्ट में जाके सर्वर हैक होता है, मोस्टली जाके। तो वो क्या करते हैं, वो जंप मारना शुरू कर देते हैं, फिर दिक्कतें आती हैं फॉर्म में। तो पहले पहले बढ़ लेना। संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसमें नगर पालिका संस्थान संस्थानों के संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान सबसे पहले तो इसमें जो अनुच्छेद 243 क्यू, इसमें यह कहा गया है कि नगरपालिका जो संस्थान होंगे ये त्रिस्तर वाले होंगे। तो नगरपालिका संस्थान त्रिस्तरीय होंगे या नगरपालिका जो व्यवस्था है वो 3 टायर स्ट्रक्चर वाली है, 3 स्तरों पे लागू होगी। इस बात का उल्लेख कहां मिलता है? अनुच्छेद 243 क्यू के अंदर मिलता है। इसमें कहा गया है कि नगरपालिका संस्थान त्रिस्तरीय होगी। और त्रिस्तर में सबसे निचले स्तर पे क्या होगी? नगर पालिका सबसे निचला स्तर है। मध्य स्तर पे नगर परिषद और सबसे उच्च स्तर पे नगर निगम। लेकिन इन तीनों को ही संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? नगर पालिका संस्थान, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसलिए कंफ्यूजन होता है कई बार, या तो नगर पालिका है, यहां भी नगर पालिका है, नगर पालिका शब्द आ रहा है बार बार। तो ये युग्म जो है ये कहलाता ही नगर पालिका है। अच्छा, अनुच्छेद 243 क्यों करवा दिया?
ये हमारे एक ऋतु जी हैं, ये कह रही हैं तो करवा दिया। पता नहीं, मेरे तो अभी शुरुआत तो मैंने अभी करी है। अब ये जो संस्थान है, इस संस्थान में एक है नगर पंचायत, क्योंकि नगर को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है कि नगर एक्चुअल में क्या होगा, किसको कहेंगे हम नगर। तो नगर पंचायत से तात्पर्य वह क्षेत्र जो जो ग्रामीण व नगर क्षेत्र के मध्य संक्रमणशील स्थिति में है, हम उसे क्या कहेंगे, नगर पंचायत कहेंगे। नगर पंचायत कहेंगे। अब इसी प्रावधान में परिभाषित किया गया है नगर को, कि नगर क्षेत्र आप किसे कह सकते हो। तो नगर क्षेत्र के प्रावधान क्या होने चाहिए, ऐसे क्या उपबंध होने चाहिए कि आप किसी क्षेत्र को क्या कह सको, आप उसे नगर क्षेत्र कह सको। तो इसमें बताया कि भाई 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, मतलब 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हो, निवास करें, और 75% जनसंख्या नॉन एग्रीकल्चर में हो, मतलब गैर कृषि क्षेत्र में लगी हुई हो, गैर कृषि कार्यशील जनसंख्या हो, और राजस्व का प्रावधान, राजस्व उत्पादन का उपबंध हो। तो अगर कोई क्षेत्र जहां 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में निवास कर रहे हैं, 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में है। अगर 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में है, इसका मतलब या तो वहां उद्योग है या वहां पे सेवा क्षेत्र है। भाई तभी तो नहीं, जीविकोपार्जन कैसे करेंगे वो। अब उद्योग भी नहीं है, सेवा क्षेत्र भी नहीं है, तो एक दूसरे को तो मजदूरी करने से जाने से रहे। तो कोई ना कोई आपके पास में ऐसा लघु सूक्ष्म या मझोले उद्योग वहां होंगे जिससे वो कृषि कार्य से हटके औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए हों, या उनके पास में कोई ऐसा मार्केटिंग सेगमेंट होगा जिसमें वो सेवा देते होंगे, और राजस्व उन लोगों के पास उत्पादित करने की व्यवस्था हो। हम उसे कहेंगे क्या, नगर। वो नगर कहलाएगा। ये नगर की परिभाषा है। उतार लिया। अब राजस्थान में जो नगरपालिका संस्थान है उनकी कितनी श्रेणियां हैं। भाई हमने कहा कि नगरपालिका संस्थान जो है वो 3 प्रकार की होंगी, निचले स्तर पे, मध्य स्तर पे और उच्च स्तर पे। लेकिन राजस्थान ने अपने प्रावधान में क्या कर रखा है, राजस्थान ने अपने प्रावधान में इसको 4 श्रेणियों में विभाजित कर रखा है। कैसे, तो अगर हम राजस्थान के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान में नगरपालिका संस्थान 4 श्रेणियों में है। 4 श्रेणियों में है। ए, बी, सी और डी। कल आपने पढ़ा था कि भाई हम नगर जो है, निगम किसको कहेंगे, नगर पालिका किसको कहेंगे और नगर परिषद किसको कहेंगे। तो हमने कहा कि भाई नगर पालिका से तात्पर्य क्या है कि जहां पे जनसंख्या 20,000 से 1 लाख हो, और जहां पे जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख हो वो नगर परिषद, और जहां 5 लाख से ज्यादा हो नगर निगम। यहां पे हमको देखना है उल्टा। डी में लिखा हुआ है, डी श्रेणी में, कि 8,000 से 20,000, 8,000 से 20,000 पहली श्रेणी। दूसरी 20,000 से 50,000। फिर
50,000 से 1 लाख, और फिर 1 लाख से 5 लाख। क्या कह रहा है कि राजस्थान में नगरपालिका संस्थान की श्रेणियां कितनी है? 4। 1 लाख से 5 लाख कौन सी श्रेणी आ गई? ये तो नगर परिषद वाली आ गई। इसको अगर आप देखें, 50,000 से 1 लाख, 20,000 से 50,000, 8,000 से 20,000 और 20,000 से 1 लाख, इसका मतलब ये वाली श्रेणी जो है ये कौन सी है? नगर पालिका की है। लेकिन हम नगर पालिका को कितनी श्रेणी में विभाजित कर रहे हैं? 4 में, मतलब इंक्लूड कहां तक कर रहे हैं? 5 लाख का। तो हालांकि ये है किसमें? ये नगर परिषद में, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कह रहे हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लोअर जो स्टेज है इसकी, सबसे निचला जो स्तर है नगर पालिका संस्थान, इसे हम आज भी नगर पालिका संस्थान कह रहे हैं। ये चारों जो है किस आधार पे हैं? ये चारों जनसंख्या के आधार पे हैं, जनसंख्या आधार पर। तो हमारे यहां पे नगर पालिका संस्थान सबसे छोटी जो है, निचली से निचली जो है, वो कहां से शुरू हो जाती है? 8,000 से 20,000 पे शुरू हो जाती है। लगभग 10 तक अगर जनसंख्या आ जाती है, 10,000 के आसपास, तो मांग करने शुरू कर देते हैं क्षेत्र वाले कि भाई हमारे क्षेत्र को क्या बना दिया जाए? नगर पालिका संस्थान बना दिया जाए। अब इसके बाद में योग्यता। ये जो आपके नगरपालिका संस्थान है, इन संस्थानों की योग्यता क्या है? योग्यता है कि भाई आयु 21 वर्ष पूर्ण, दूसरा स्थानीय मतदाता सूची में पंजीकृत हो, और तीसरा घर पर या घर में स्वच्छ कार्यशील शौचालय हो। फिर है कार्यकाल। कार्यकाल होता है प्रथम बैठक से 5 वर्ष, बैठक से 5 वर्ष तक। अगर किसी कारणवश पद रिक्त होता है तो पद रिक्ति पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव पूर्ण कराया जाएगा, और चुनाव पूर्ण होने के बाद में जो नवनिर्वाचित जो संस्थान होगा वो पूरे 5 साल के लिए होगा क्या वापस? नहीं, तो पुनर्निर्वाचित या पुनर्गठित वह पुनर्गठित संस्था व पद शेष कार्यकाल हेतु कार्य करेगा। कार्य करेगा।
पढ़ लिया। अब एक संस्था होती है जिसे कहते हैं महानगर योजना समिति या आयोजना समिति, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बोलते हैं इसको। इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 जेड ई में, 243 जेड ई। ये आपके पिछले कोई सीटीवीटी या कोई कुछ एग्जाम ऐसे थे जिनमें ये प्रश्न, मतलब बीते 2-2.5 सालों में जितने एग्जाम हुए उनमें ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अब देखो इसमें एक तो इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है महानगर क्षेत्र विकास योजनाओं को तैयार करना, महानगर क्षेत्र विकास योजनाओं का निर्माण। हाँ, जेड ई सब पार्ट है इसका, जैसे ए बी सी डी ऐसे योजनाओं का निर्माण व संचालन, निर्माण व संचालन, ये इसका काम है, कार्य है इसका। अब इस महानगर योजना समिति में सदस्य कौन होते हैं? तो 2/3 सदस्य संबंधित महानगर क्षेत्र की नगरपालिका संस्थान के सदस्य, हाँ जी, संस्थान के सदस्य व पंचायतों के अध्यक्ष, ये होते हैं उसमें शामिल सदस्य के रूप में। क्यों होते हैं अभी देखते हैं इसको। ये उतार लिया। देखो बात करते हैं आज अपन जयपुर की। ये जयपुर है। जो आज आप जयपुर देख रहे हो, क्या ये जयपुर इतना ही बड़ा था शुरू से? जो जयपुर आप आज देख रहे हो, इधर अगर आप बांकरोटा जाओगे, इधर अगर आप टाटियावास जाओगे, इधर आप अगर कुक्कस जाओगे, इधर अगर आप सांगानेर या सांगानेर से आगे जगतपुरा तक अगर आप जाओगे, तो क्या जयपुर इतना ही बसा हुआ था क्या? और अभी अगर आप देख रहे हो तो इनसे भी आगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मतलब आज जयपुर को, जैसे मैं तो मेरा रूट जानता हूं, तो आज अगर मेरे को मेरे एरिया में जाना तो मुझे ऐसा लगता है कि चोमू तो कुछ है ही नहीं। अगर बातें करते करते भी निकले है, हालांकि 20-21 किलोमीटर बातें करते करते भी निकले, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं बोरियत महसूस होगी, कहीं सुनापन दिखाई देगा। चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे कमर्शियल हो, एक्टिविटी चालू है वहां पे, मतलब इसका कि वो स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है। अब कोई भी अगर चाहेगा तो वो अपना निवास कहां बनाना चाहेगा? राजधानी में, क्योंकि उसके पास में 1000 स्कोप है यहां पे। अब जैसे जैसे जनसंख्या बाहर बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आपकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, आपका बाजार बढ़ रहा है, तो गति किस ओर है? अब मान लो कि अगर हम देखें कि भाई जयपुर सिर्फ और सिर्फ किधर जा रहा है? पूर्व की ओर जा रहा है। क्यों? भूमि उपजाऊ है, पानी है, मार्केट अच्छा है, जमीनें खुली हैं, अनुकूल स्थिति है, सब लोग किधर? इधर। तो सरकार क्या चाहेगी? सरकार ये चाहेगी कि चौतरफा बराबर विकास हो। अगर ये इधर ही इधर जाने लग गए तो ये लोग, पीछे वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इन लोगों से कनेक्टिविटी में पिछड़ जाएंगे। या ये भी हो सकता है कि अगर एक ही दिशा में चलने लग गया तो ये यहां से खाली होता जाएगा पोर्शन पीछे से, फिर ये अलग पोर्शन हो जाएगा। आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से साम्राज्यवादी कॉलोनियलिज्म जो है, उपनिवेशवाद जो है, वो शुरू हो जाएगा। जयपुर दौसा को खा जाएगा, जयपुर चोमू को खा जाएगा, आसपास की जो छोटी इकाइयां हैं उनको अपने में समेट लेगा वो। इसलिए वो क्या करते हैं कि अगर पूर्व में बढ़ रहा है जयपुर, तो वो पश्चिम में ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाएंगे कि लोग इन्वेस्ट करें। अब लग रहा है कि यार नहीं, उत्तर वाला पोर्शन थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, तो वो उत्तर में कोई प्रोजेक्ट ले आएंगे, वो दक्षिण में कोई प्रोजेक्ट ले आएंगे, बराबर लाएंगे। तो एक समय था जब इन्वेस्टमेंट जो है
सांगानेर में हो रहा था, फिर एक समय इन्वेस्टमेंट कुकस में होने लगा, एक समय इन्वेस्टमेंट भाकरोटा में होने लगा, एक समय इन्वेस्टमेंट जगतपुरा में होने लगा। एक ही जगह थोड़ा ना किया सरकार ने, अलग अलग बिखेर दिया उसको। क्यों? ताकि बराबर विकास किया जा सके। अब कौन सा क्षेत्र किसके अनुकूल है, यह प्राथमिकता तय की जाती है। अब अगर सांगानेर आपके हैंडीक्राफ्ट के लिए या हैंडवर्क के लिए अनुकूल है तो वहां पे वही प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। महिंद्रा सेज अगर मल्टीपर्पज यूज अगर कर रहा है तो महिंद्रा सेज लाया जाएगा। अगर मुहाना जो क्षेत्र है वो आसपास के कृषि क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है तो वहां मंडी लाई जाएगी। ऐसे ही नहीं कि भाई कहीं भी कर दिया, कोई भी प्रोजेक्ट कहीं भी फ्री, ऐसा नहीं होता है। संसाधन कहां है, अनुकूलता कहां है, प्राथमिकता कहां है, किसकी आवश्यकता है और किस प्रकार की मांग जनता चाहती है उसकी पूर्ति की जाएगी। कौन करता है? ये महानगर योजना समिति करती है। तो ऐसे ही नहीं कि सरकार मनमर्जी से कर रही है ना। अगर आपको लग रहा है कि किसी क्षेत्र में आपके केडीए जी जमीन खरीद रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ कि कहीं ना कहीं सरकार वहां पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने वाली है। क्यों? क्योंकि साहब दाम देंगे ना सरकार को कि साहब मैं उधर जा रहा हूं, देखो आप देखें थोड़ा, सरकार अपने आप ही। अब जैसे कालवाड़ था, क्या था कालवाड़? कुछ नहीं था। विद्यानगर मेरे को पता है 2002 के अंदर खुला पड़ा रहता था, कुछ भी नहीं था। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट सेंट्रल स्पाइन बनाया गया वहां पे, गंडक घूमते थे। आज देखो तुम, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानसरोवर, सबसे बड़ी कॉलोनी है एशिया की। प्लांट होता है ताकि किसी एक क्षेत्र में बर्डन ना पड़े, बढ़े ना, दबाव महसूस ना हो, क्योंकि संसाधनों का शोषण कर लेंगे फिर तो वो वहां पे। अब सिटी के बीच में कहीं बोरिंग हो सकती है क्या? क्यों? पानी नहीं है, डार्क जोन है ऑलरेडी। अब बोरिंग करनी है, बड़ा घर लेना है, जयपुर से बाहर निकलो, आओ चौमू की तरफ आओ, आओ डिग्गी कल्याण जी की तरफ आओ, दौसा की तरफ, इधर चलो आप, बोरिंग वारिंग सब कराओ, बढ़िया जमीन पड़ी है, कोई लोड नहीं है। सिटी में नहीं कर पाओगे भैया बोरिंग। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आया समझ में? महानगर आयोजना समिति। ऐसा ही एक संस्थान और होता है इसमें, कर दो स्लाइड चेंज, उसको हम कहते हैं छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड, इसी का दूसरा नाम है कंटोनमेंट एरिया। थ्योरी क्लासेज, थ्योरी क्लासेज कौन सी? सुमन जी थ्योरी क्लासेज कौन सी? समझ में नहीं आया मेरे को। अभी थ्योरी कौन सी आ गई? छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड जो है इसी को कहा जाता है कंटोनमेंट बोर्ड। क्या कहते हैं इसको? कैंटोनमेंट बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड। छावनी तो समझ गए, छावनी किसकी होती है? सेना की। उसी को क्या कहा जा रहा है? कंटोनमेंट बोर्ड कह रहे हैं। ये जो क्षेत्र है इसका गठन 1924 के छावनी बोर्ड अधिनियम के तहत किया जाता है। छावनी बोर्ड अधिनियम के तहत किया जाता है। इसका संचालन कौन करता है? अब देखो, मिलिट्री है, आर्मी है, सेना है, किसी सिविल ऑर्गेनाइजेशन की तो हिम्मत है नहीं कि वो इसको रेगुलेट कर सके। क्योंकि अगर सिविल लॉ या सिविल ऑर्गेनाइजेशन अगर इसको कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी, तो भाई साहब फिर गड़बड़ी तय है, लट बचेंगे कहीं ना कहीं। यहां इसका संचालन केंद्र वह रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालन होता है। कितनी सदस्य संख्या है? सदस्य संख्या है 8। कितनी हो सकती है? तो 3 से 15 के बीच में हो सकते हैं, हो सकते हैं। सदस्य 2 प्रकार के होंगे। 50% सेना क्षेत्र और 50% निर्वाचित। कार्यकाल
कार्यकाल होगा 3 वर्ष। दोनों चीज समझने लायक है। सदस्य 50% आप कह रहे हो सेना क्षेत्र से लेंगे, 50% जो है वो लेंगे सिविलियन, निर्वाचित होंगे, जनता द्वारा निर्वाचित होंगे। अब सेना क्षेत्र से क्यों? देखो, सेना की कोई छावनी है या किसी क्षेत्र को जहां सेना रह रही है उसको आपने अगर छावनी एरिया घोषित किया है, तो क्या उसके बाहरी क्षेत्र में या उसके आसपास सिविलियन नहीं होंगे क्या? मार्केट भी तो चाहिए, सेना को कुछ आधारभूत जरूरतों की चीजें होती है जिनकी पूर्ति वो करेगा। इसलिए कभी कभी बसाया भी जाता है सिविलियंस को। अब सेना तो अपने जो उसकी सीमा परिधि है, जहां तक उसका एरिया है, सेना तो वहां तक ध्यान रखेगी। लेकिन जो बाहरी क्षेत्र है जहां पे सामान्य लोग जो निवास कर रहे हैं, स्थानीय जो लोग हैं, क्या उनके क्षेत्रों का भी कुछ उत्तरदायित्व है क्या? तो साफ सफाई, मैनेजमेंट, आधारभूत ढांचा, पानी, बिजली, ये सारी चीजें तो अपने अपने क्षेत्र में करनी पड़ेंगी। अब ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में टच भी तो होते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बॉर्डर बना हुआ है, एक दूसरे के एरिया में आ जा नहीं सकते, आएंगे भी और जाएंगे भी एक दूसरे के एरिया में। अब ऐसे में विकास कैसे करें? मान लो उस एरिया के सिविलियंस ने तय किया कि भाई हमको इधर से सड़क निकालनी है, और वहां पे सेना के अधिकार क्षेत्र वाला कोई भूखंड जो है वो उपस्थित है। सेना कहते नहीं निकालने देंगे, निकाल लो, लो आ जाओ। क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा को खतरा है। अब वहां पे तनाव, तो ऐसे में क्या होता है कि सामंजस्य स्थापित किया जाता है, विकास भी ना रुके और दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य जो है वो भी स्थापित हो। फिर कार्यकाल 3 वर्ष। अब कार्यकाल 3 वर्ष ऐसा क्यों? तो देखो, इस संस्था का जो अध्यक्ष होता है, छावनी बोर्ड का अध्यक्ष, ये कौन होगा? इसका अध्यक्ष होता है जो छावनी है, जो स्टेशन है, उस स्टेशन का जो कमांड अधिकारी है वो इस संस्था का अध्यक्ष होता है। मतलब जो छावनी, उस छावनी की पूरी छावनी का जो सुप्रीडेंट है, जो होल्ड रखता है, उनका जो लीडर है, जो सैन्य कर्मचारी, वही सैन्य कर्मचारी संस्था का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। अब 3 साल क्यों? तो कोई भी यूनिट है, क्या वो एक जगह आके रुक गई तो वो वहीं रहती है क्या? वो तो 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, साल भर, मैक्सिमम है 1.5 साल, वो तो मूवमेंट करेगी इधर से उधर। अधिकारी भी जाएगा, सेना के कर्मचारी भी जाएंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि स्थायित्व हो। इसलिए वो 3 साल ही रखा जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई ऑफिसर या कोई सैन्य कर्मचारी जो है किसी छावनी क्षेत्र में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना टाइम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं? 3 साल। इसलिए टाइम कितना रखा है? 3 साल। अध्यक्ष कौन होगा? छावनी या स्टेशन का कमांड अधिकारी, छावनी व स्टेशन का कमांड अधिकारी। कमांड अधिकारी है क्या राजस्थान में कोई छावनी बोर्ड? कौन सा? अजमेर, नसीराबाद। क्या प्रसिद्ध है नसीराबाद का? नसीराबाद का क्या प्रसिद्ध है? खाने में क्या प्रसिद्ध है? अपनी अपनी जगह के फेमस है भाई। जैसे पोखरण जैसलमेर साइड के चमचम, तुम्हारे नसीराबाद का कचौरा, कोटा की इंकी कचौरी, जयपुर का घेवर, अलवर का कड़ाकंद, बीकानेर का भुजिया। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये राजस्थान है प्रधान, यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ छोड़ो तुम चक्कर। अजय साहब से मैं अभी कल परसों पता नहीं कोई एक रील सामने आई थी, एसएससी के किसी पेपर में पता नहीं क्या प्रश्न पूछे गए गानों से संबंधित। तो अब आजकल पूरा डिपार्टमेंट रील पे है। अब आई जाए क्या पता, हनी सिंह का वो कौन सा है, वो चोलिया में क्या जो भी है, पूछ ले किसने गाया है कहाँ की है वो सिंगर। भाई साहब ध्यान रखो आसपास के एरिया का, खाली छावनी बोर्ड तक मतलब कचौरे पे जाओ कचौरी भी छोड़ो तुम। हाँ, कर दो स्लाइड चेंज। पूरे भारत में 61 छावनी बोर्ड है। हाँ 61। पूरे भारत में कुल 61 छावनी बोर्ड हैं। राजस्थान में एक ही है, और वो कौन सा है? नसीराबाद। और वैसे भी आप इसको 1857 की क्रांति में पढ़ते ही हो। राजस्थान में नसीराबाद छावनी बोर्ड। अब देखो, आपने पढ़ा था कि भाई इसका गठन जो है वो किस प्रावधान के तहत किया जाता है? 1924 के अधिनियम के तहत किया जाता है। क्या आज भी हम 1924 के अधिनियम के उपबंधों के तहत ही चल रहे हैं या उसमें कुछ संशोधन किया है? क्योंकि देखो स्थितियां बदलती हैं। 1924 में भारत क्या था, फिर 1947 में भारत क्या हुआ, फिर 1947 के बाद में अगर भारत को देख रहे हो तो भारत नित्य नया रंग ले रहा है।
जो स्थिति आपकी 1940 से शुरू हुई थी, 1942 में आके जो अपने एक चरम पे आ गई, और 1947 में जिसका आपको एक परिणाम देखने को मिलता है भारत पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, वो स्थिति 2014 के बाद में चालू हुई है वापस। क्योंकि अब हिंदुस्तान में चल क्या रहा है? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, होली नमाज, हनुमान चालीसा नमाज, रोजे, यही तो चल रहे हैं। और चल क्या रहा है? तो क्या लग रहा है किस ओर जाएगा हिंदुस्तान? वापस वही स्थिति होगी, क्योंकि हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा? फिर वो आर पार आ जाएगा। आप एक बार डरोगे, 2 बार डरोगे, 3 बार डरोगे, फिर आप सोचोगे यार ये रोज रोज का क्या नाटक है, जो करना कर करा लो, करो फ्री, आ जाओ चौड़े में मैदान में। उस समय आप देखो कि जो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं, तो उसमें कई बार सेना का जो रोल होता है ना, वो बहुत अहम होता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली ऐसी सिचुएशन को जो है वो सेना पे छोड़ दिया जाता है। अब मान लो कि सेना भी इसका फायदा उठाए, जैसे पहले होता था, राजा से लड़ने गई, नगर को लूट लिया, कुछ अपने पास रख लिया, कुछ राजा जी को दे दिया कि महाराज ये लूट के लाए। अगर सेना ऐसे करने लग जाए तो कि भाई उपद्रव को शांत कर रही है और साथ में लूट भी रही है, वो पॉसिबिलिटी होनी नहीं चाहिए। तो यहां पे अब नए जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रावधान 2006 के हैं। तो 1924 के छावनी बोर्ड अधिनियम, छावनी बोर्ड अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम 2006 के छावनी बोर्ड अधिनियम रूप में संचालित है, संचालित है। अब किस उपबंध में संचालित है? 2006 के उपबंध में संचालित है।